हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एडुटेरिया करंट अफेयर्स मार्च की 2024 और यह सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक अपडेटेड बुक है जो मार्केट में लॉन्च किया गया है। यदि आपने बुक खरीदा है तो इसे आप खोलकर पढ़ सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने स्टार्ट कर रहे हैं और यह पहला प्रश्न है कि पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पे है। यहाँ पे आपको पूछा गया है फैक्ट्स के आधार पे कि कौन सा स्थान पे भारत का है नवीकरणीय ऊर्जा पे। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है? वैसे एनर्जी रिसोर्स है जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं और इसका एक सीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। यह है जो असीमित मात्रा में होती है, जैसा कि एक अन्य क्या होता है कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है जिसका हम दोहन करेंगे तो उसका एक सीमित मात्रा में होता है और वो खत्म हो सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला। और ये नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जांपल आप देखते हैं कि इसमें सोलर एनर्जी हो गया, पवन एनर्जी हो गया, ये सब क्या है? तो ये है जो नवीकरणीय ऊर्जा का है। तो भारत कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान पे है? तो ये चौथे स्थान पे है। कौन से? ये 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन पे, इसको ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि पहले स्थान पे कौन है नवीकरणीय ऊर्जा में, तो पहला स्थान पे कौन है? तो ये पहला स्थान पे नॉर्वे आता है। ठीक है, नॉर्वे आता है जो क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में पहला स्थान ये रखता है। कह रहा है इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, और कह रहा है भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के मामले में क्या है? तो भारत का स्थान चौथा आता है और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे आता है। और बात करते हैं कि भारत में तो पवन ऊर्जा के भारत में कौन सा राज्य है पवन ऊर्जा में, यानी कि क्या? तो विंड एनर्जी में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है, तो तमिलनाडु इसका पहला स्थान हो जाएगा। किसका? तमिलनाडु का। क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु है जो विंड एनर्जी कैपेसिटी में पहला स्थान भारत में रखता है। जबकि सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी में कौन आता है पहला पोजीशन पे? तो राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान आता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान ऐसे राज्य है जहाँ पे जो सन का एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हीट देखने को मिलता है। तो इसका कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन यहाँ देख सकते हैं कि पहला गलत है और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको पढ़ते हुए चलेंगे कि इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या? तो इसमें 4th हो जाएगा। इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया रैंक्स 4th इन विंड एनर्जी कैपेसिटी एंड 5th इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, और टोटल एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं, टोटल बिजली उत्पादन क्षमता में पूरे विश्व में सबसे पहला है जो पोजीशन किसका आता है? तो बिजली उत्पादन में पहला स्थान आता है किसका? तो चाइना का आता है। किसका? चाइना का। पूरे विश्व में आता क्या? तो पूरे विश्व में ये बिजली उत्पादन में, क्या? बिजली उत्पादन में, इसका ध्यान रखना है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें भारत का स्थान क्या आता है? तो इसमें चाइना, फिर अमेरिका, उसके बाद थर्ड क्या है? तो इंडिया का स्थान आता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लास्ट 10 सालों में हमारे नवीकरणीय ऊर्जा में भारत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 165% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। इन्होंने कहा है कि राज्यसभा में कि अपने मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का रिपोर्ट बताते हुए कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि अक्षय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203 गीगावाट हो चुका है। और ये भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। याद रखना है कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। और प्रहलाद जोशी ने बताया कि केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन भी किया गया है। और बताया, तो याद रखना है कितना करोड़ इसमें किया गया है? 21,000 करोड़ रुपए से अधिक इसमें किया गया है। किसमें? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में, जिसमें बहुत सारे इसके योजनाएं लाए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये बीपीएससी पीटी में 66वीं में पूछा गया शायद क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या होता है, किसानों को एक सब्सिडी पे क्या दिया जाता है? सोलर पंपलेट दिया जाता है, सोलर पंप दिया जाता है जिससे वो खेती कर सके। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए भी इसमें आवंटित किए गए हैं।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बजट बढ़ाए जाने से नवीकरणीय ऊर्जा में रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे और इससे ऊर्जा सुरक्षा की भी चेतना बनेगी और कार्बन उत्सर्जन को भी इसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ में ये सतत विकास को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे हमारा ये पर्यावरण है जो सुरक्षित होगा, क्लाइमेट चेंज डाउन होगा। और भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता यानी कि बड़ी हाइड्रो सहित में विश्व स्तर पे कौन सा स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पे, ये भी ध्यान रखना है कि पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान पे, चौथा स्थान पे, और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है। ठीक है, और ये रिपोर्ट दिया गया है पीआईबी में, इसको देख सकते हैं। ठीक है, और देश ने COP26 में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का एक बढ़ा हुआ लक्ष्य निर्धारित किया है और यह नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार योजना भारत के द्वारा है जो स्थापित किया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि वैसे ईंधन, यानी कह रहा है कि नॉन फॉसिल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर उस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से जनरेट किया जाएगा एनर्जी, वैसे स्थान पे वहां पे कह रहा है कि 2030 तक इसका 500 गीगावाट इसका ईंधन उपयोग किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, भारत के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट, यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है इसका मेन मकसद क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि किस तरह से साउथ एशिया में यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय में कहा गया कि जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट बताता है कि भारत सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र के बारे में चिंता जताता है और कहता है कि यहाँ पे जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि भारत में 15 से 64 वर्ष, कितना, 15 से 64 वर्ष के युवा सबसे ज्यादा है और ये कितना है, 68% है। कितना, 68% है। ठीक है, 68%, और ये 2055-56 तक भारत का ये रहने का आसार है। और इसका है जो भारत किस तरह से यूज करता है, इसी के आधार पे है जिसमें रिपोर्ट दिया गया है कि किस तरह से जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ भारत में उठाता है, लेकिन यह उठाने में अभी तक विफल रहा है भारत। 2024-25 के लिए 6 से 6.1% की मजबूत वृद्धि दर का अनुमान लगाने के बावजूद रिपोर्ट बताता है कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की गति कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में वृद्धि की तुलना में अपर्याप्त है, यानी कि इसमें जितना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जितना इसका स्किल का सरकार के द्वारा यूज होना चाहिए, वैसा इसमें किया गया नहीं है। हालांकि फिर कह रहा है कि यह बेमेल दक्षिण एशिया में युवा और बढ़ते कार्यबल के संभावित आर्थिक लाभों को पूरी तरह से लाभ उठाने के अवसर को भी यह खो देता है, जिस कारण से भारत को एक अच्छी जो युवा है इसमें काम कर सकता है, इसको अलग अलग कार्यों में इसको है जो निपटाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है रोजगार वृद्धि की बात करते हैं 2000 से लेकर 2023 तक भारत की रोजगार वृद्धि कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या वृद्धि से यह पीछे रहेगी, ऐसा रिपोर्ट बताया है। और 2022 तक रोजगार अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है और इस क्षेत्र में नेपाल के बाद भारत है जो दूसरे स्थान पे है। 2023 के प्रारंभिक आंकड़ों में 3% अंकों का सुधार भी दिखाया गया है, जो पिछली गिरावट को आंशिक रूप से यह भी संतुलित करता है। तो मुख्य रूप से यह बताता है किस तरह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा हमारी सरकार उठाने में सफल रही है या नहीं रही है, यही जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट की बात की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। करा वित्त वर्ष 2023-24 में 7.5% की अपेक्षित मजबूत विकास दर के साथ भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में सुधार के साथ साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रमुख चालक है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कथनों पर विचार करना, बताना है कौन से कथन इसमें सही दिया गया है। देखिए कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। रिसेंटली द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करते हैं तो हेपेटाइटिस होता क्या है, तो हेपेटाइटिस मुख्य रूप से वायरस डिजीज है, वायरस से होने वाले रोग है और मुख्य रूप से क्या होता है तो हमारे जो लीवर होते हैं, लीवर को इन्फेक्ट करता है, यानी कि लीवर को क्या होता है इसमें जैसे सूजन आ जाता है, जिस कारण से हेपेटाइटिस इसके मुख्य रूप से इसके हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, इसमें B और C है जो प्रमुख रूप से ये क्या है घातकारी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं, इससे मरने वाले की संख्या भी इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस B होता क्या है तो लीवर को ज़्यादा ये सूजन कर देता है, जिस कारण से क्या होता है लीवर फैटी हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है और है जो उस तरह से रक्त का जो ये स्पंदन करता है, रक्त को क्लियर करता है, वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता है और हमारा इस तरह से डाइजेशन सिस्टम से लेकर सबको प्रभावित भी करता है। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 यह जारी किया गया। और हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। देखिए स्टेटमेंट को यहाँ पे घुमा करके आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी हो जाता है, और यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे सी की जगह बी हो जाता, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि हेपेटाइटिस सी को दवा से ठीक किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसके जो आसार कम है, क्योंकि पूरी तरह से यह इलाज नहीं किया जा सकता है। जबकि हेपेटाइटिस बी को टीकाकरण से संभवतः इसको रोके जाने का प्रयास किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो भारत और अमेरिका से जैसे बहुत सारे देशों में इसका जो टीकाकरण किया जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है, ये भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट है जो गलत है, और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो कौन से कथन सत्य है, तो केवल यहाँ पे क्या है, तो केवल एक कथन सत्य है। कथन की बात कर रहा है, इसमें कर रहा है कौन सा कथन सत्य है ये नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि इसमें कितने कथन सत्य है, एक है, दो है या तीन है। तो इसमें सिर्फ एक कथन सत्य है। तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन केस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। यहाँ पे थर्ड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड पोजीशन पे इंडिया आता है क्या, तो इन द केस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस कह रहा है किसमें, तो विटामिन ये हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के मामले में भारत का स्थान कितना आता है, तो दूसरा आता है। किसके बाद, तो चीन इसमें पहला स्थान पे आता है। चीन क्या आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, इंडिया सेकंड पे आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी और सी, कह रहा है अमेरिका और कई अन्य देशों में हेपेटाइटिस बी वायरस की रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। यानी कि इसको ध्यान रखना है कि क्या, तो बी के लिए टीका उपलब्ध है, जबकि बी के लिए क्या है, टीका उपलब्ध है। ठीक है, और सी के लिए क्या है, तो टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको दवा से थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पूरी तरह यह इलाज नहीं हो सकता है इसका। अमेरिका में अधिकांश शिशुओं को जन्म से ही हेपेटाइटिस बी के टीके की श्रृंखला दी जाती है। वयस्कों और अन्य आयु समूहों को भी यह भी टीका दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी अलग अलग वायरस है, और आपको एक ही समय में बी और सी हेपेटाइटिस दोनों होने की संभावना भी बनती है। हेपेटाइटिस बी रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस सी क्या करता है कि आमतौर केवल रक्त के माध्यम से ही फैलता है। तो सी किसके द्वारा, तो सी यहाँ पे देख सकते हैं कि सी सिर्फ और सिर्फ रक्त के माध्यम से फैलता है, जबकि यहाँ पे शरीर के अन्य तरल पदार्थ जैसे कि इसमें क्या हो गया कि लार हो गया, या लिक्विड शरीर से निकलने वाले और भी जैसे स्पर्म हो गया, उससे भी ये फैल सकता है। जैसे यहाँ देख सकता है कि दोनों वायरस समान तरीकों से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे दूषित सुइयों का उपयोग करना, यानी कि जो इंजेक्टेड वायरस जो सिरिंज होता है सुई देते समय जो किसी और को दिया गया है उसको आपको भी दिया गया, अगर यदि वो इन्फेक्टेड रहा तो आपको भी हो सकता है। आकस्मिक सुई चुभना, टैटू और शरीर में छेद करना, यौन संपर्क के माध्यम, यानी कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपके पार्टनर के साथ यदि उसको है इन्फेक्टेड है तो आपको भी ये हो सकता है। और प्रसव के दौरान मां से बच्चे में भी ये है जो आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, करा WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि भारत में बढ़ते संक्रामक रोगों को लेकर चेतावनी भी जारी किया, और बताया कि 2022 में भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में काफ़ी तेजी से इसमें वृद्धि देखने को मिली है, और 3.5 करोड़ से अधिक संक्रमण के मामले भी इसमें दर्ज किए गए हैं। चीन के बाद भारत क्या है, चीन के बाद पहला स्थान किसका है, तो चीन का आता है। चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण के सबसे अधिक मामला है का ये दूसरा देश बन गया है, और ये गंभीर सूचक भी है। और WHO की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पे 254 मिलियन यानी कि लगभग 25.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। इतना ही नहीं, वायरल हेपेटाइटिस के कारण मरने वाले की संख्या भी इसमें बढ़ रही है। यहाँ देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चर्चा में रहा अस्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है। अस्कोर्स 2.0 क्या है, तो ये क्या कह रहा है क्या, तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। न्यू वर्जन ऑफ ग्रीवांस एड्रेसल सिस्टम लॉन्च्ड बाय सेबी। जानते हैं कि सेबी की स्थापना क्या होती है, कब होती है। सेबी की स्थापना वैसे स्थापना कब होती है, 1988 में होती है, 1988 में। ठीक है, और इसके पहले जो चेयरमैन होते हैं, इसको ध्यान रखना है कौन होते हैं, ए से दावे होते हैं, ए से दबे इसके पहले चेयरमैन होते हैं। अभी वर्तमान में क्या है, ये 1988 के बाद फिर क्या किया गया, 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। कब बनाया गया, 1992 में। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि संसद के द्वारा एक कानून पास करके इसको बनाया गया है। ठीक है, हालांकि ये संविधान में इसका जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, 1992 में क्या स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, और इसके अभी वर्तमान में जो चेयरपर्सन अभी वर्तमान में कौन है चेयरपर्सन, माधवीपुरी बुच है, माधवीपुरी बुच।
और ये प्रथम महिला है, इसको भी ध्यान रखना है। वैसे ही प्रथम महिला है और ये क्या है, प्राइवेट, कोई प्राइवेट से आने वाली पहली भी महिला है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है पहली महिला है जो, ये कौन, माधवीपुरी बुच है, जो क्या बनी है, ये सेबी की चेयरपर्सन बनी है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं कि ये क्या करता है, स्टॉक मार्केट में जितने सारे वो सिक्योरिटी मार्केट का ये फंड होता है उसको ये कंट्रोल करने का ये काम करता है, रेगुलेट करता है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और जानते हैं कि हर्षद मेहता कांड होता है जो उस तरह से स्टॉक मार्केट में ये पूरी तरह से पैसा निकाल लेता है स्टॉक मार्केट से, क्या करके, तो उसका है जो अंदर का इंफॉर्मेशन निकाल करके उसका यूज करके वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता है। जिस कारण से क्या होता है कि सेबी की स्थापना है जो 1988 में की गई थी, लेकिन 1992 में इसको एक वैधानिक बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्कोर्स क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली है और यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान भी पा सकते हैं। और इसकी मदद से निवेशकों की शिकायतों का समाधान तेजी से किया जा सकता है। और इसमें शिकायतों के निवारण के लिए एक समान समय सीमा होता है और इसमें क्या है, शिकायत मिलने के 21 दिनों के अंदर शिकायत का निपटारा हो जाता है। ठीक है, और इसमें ऑटो रूटिंग और ऑटो एस्केलेशन भी जैसी सुविधा है। और इसमें केवाईसी पंजीकरण एजेंसी के डेटाबेस के साथ एकीकरण किया गया है और निवेशकों का पंजीकरण आसानी से इसमें किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, कौन सा पूछा है गलत है। कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, कंसीडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कह रहा है यह रिपोर्ट किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। यह स्टेटमेंट यहीं पे गलत है क्योंकि किसके द्वारा, ये हुरून के द्वारा जारी किया जाता है। हुरून रिसर्च सेंटर के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और कह रहा है ये रिपोर्ट किसके द्वारा, हुरून रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला कौन है, अमेरिका है, दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या, चीन है, और तीसरा स्थान किसका आता है, भारत का यूनिकॉर्न के मामले में। यूनिकॉर्न होता क्या है, इसको ध्यान रखना है। यूनिकॉर्न होता क्या है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे। तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपका जो कोई भी स्टार्टअप हो, नया स्टार्टअप होना चाहिए, कोई स्टार्टअप कंपनी होता है स्टार्टअप, और उसका जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन कितना होता है, तो $1 बिलियन, कितना, $1 बिलियन का है जो ये वैल्यूएशन होता है। और क्या होता है, ये प्राइवेटली इनहेल्ड होता है। क्या होता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट कंपनी होता है। और इसमें ये भी एक फंक्शन है, ये क्या है कि इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक में इसका है जो शेयरिंग नहीं होता है, यानी कि इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं किया गया है, स्टॉक मार्केट में इसको अनलिस्टेड किया गया है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है यूनिकॉर्न क्या होता है। और भारत में प्रमुखता कैसे कितने यूनिकॉर्न है, तो टोटल ये 67 यूनिकॉर्न है, 67 यूनिकॉर्न है भारत में। ठीक है, उसी में ड्रीम 11 आता है, स्विगी आता है, ये सब क्या है। और जो फिजिक्स वाला है वो भी क्या है, एक यूनिकॉर्न ही है इंडिया का। मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर रहा। इसमें क्या किया है कि मुंबई के जगह पे बेंगलोर कर दिया, बेंगलोर के जगह पे मुंबई कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं, तो इसका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे बंगलौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगलौर हो जाएगा, बंगलोर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। यहाँ पे बस इसको एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको एक्सचेंज कर लीजिए कि बंगलौर 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वां स्थान पे, जबकि मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ क्या है, 19वें स्थान पे है। और इस तरह से स्टेटमेंट को पलट दिया गया था, तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो कौन सा पूछा है कि कौन सा इसमें गलत कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला और यहाँ पे तीसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। कह रहा है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है, तो 67 है। और यह क्या हो गया, एक कम गया है। 67 क्या था, इसमें 2022 में कितना था, 68 था। इसमें 68 से एक घट करके -1 हो गया है क्या, तो ये 68 हो चुका है। और ये सूची में अमेरिका पहले स्थान पे और चीन कितने स्थान पे, तो 200, ये दूसरे नंबर पे है। और जानते हैं कि अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है। और सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो यूनिकॉर्न है कहाँ पे है, तो ये सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। और सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है यूनिकॉर्न की राजधानी। इसमें लगभग 190 के आसपास यूनिकॉर्न है, जो कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को शहर में यूनिकॉर्न की संख्या है। और हुरून ग्लोबल यूनिफॉर्म से इंडेक्स साल
कब से 2000 से प्रकाशित किया जा रहा है और यह दुनिया के सबसे मूल्यवान जो स्टार्टअप होते हैं उसके बारे में यह रिपोर्ट बताता है। इसका मतलब क्या है कि निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप होना चाहिए जिसकी कीमत $1 बिलियन से ज़्यादा हो और जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए और प्राइवेटली इनहेल्ड होना चाहिए। और भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न स्विगी हो गया, ड्रीम 11 हो गया और इसकी दोनों की कीमत क्या है, लगभग $8 बिलियन हो चुका है। ठीक है, और साल 2024 को एआई का साल माना जा रहा है। 2024 को कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है 2024। ओपन एआई का मूल्यांकन कितना है, तो लगभग ये पार कर गया है, $100 बिलियन से पार कर गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है कि विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनवरा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो जानते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ये कैनवरा है, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। इसको संभाल के याद रखना है कि भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम स्थान किसका है, रूस का, और द्वितीय स्थान किसका है, यूक्रेन का है। ये साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में पूछा गया है कि इंडिया secured the 10th position in the ranking while Ukraine secured the first position and Russia secured the second position. India got 6.13 points in the cyber crime index. यहाँ पे देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, सही है। जबकि यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक साइबर अपराध खतरे में भारत क्या है, तो शीर्ष पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ही लिख दिया है आपसे कि यूक्रेन सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन एंड रशिया सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन। यहाँ पे स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करते हैं तो रशिया की बात करते हैं तो रशिया कौन से स्थान पे है, ये पहले स्थान पे है, जबकि यूक्रेन का स्थान कितना है, तो दूसरा स्थान पे है। और स्टेटमेंट में क्या दिया है, तो यहाँ दे रहा है कि भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल किया, ये तो सही है, जबकि प्रथम स्थान किसका, रूस का, और दूसरा स्थान यूक्रेन को प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक है, यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे रशिया हो जाएगा और यहाँ पे यूक्रेन क्या किया है, तो सेकंड पोजीशन है, यूक्रेन सेकंड पोजीशन है, जिस कारण से पहला यहाँ पे हिंदी के अनुसार यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है और पहला भी स्टेटमेंट सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि 6.13 है जो अंक के साथ भारत का स्थान कितना आता है, ये साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान आता है। और सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत क्या है, शीर्ष पे है, तो यहाँ पे भारत का 10वां स्थान है, यहाँ पे देख सकते हैं, और रशिया का स्थान पहला आता है, दूसरा यूक्रेन का आता है, जिस कारण से चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि साइबर क्राइम इंडेक्स में क्या किया है, तो पहला स्थान रशिया का, दूसरा यूक्रेन है। यानी कि किस तरह से साइबर क्राइम के मामले सबसे अधिक देखने को मिलता है, कौन सा ऐसे कंट्री है, तो सबसे ज़्यादा रशिया में ऐसे मामले देखने को मिलता है, जबकि अमेरिका में इसमें चौथा स्थान पे क्या है, अमेरिका का स्थान क्या है, चौथा स्थान है। और यहाँ भारत का स्थान क्या है, यहाँ पे 10वां स्थान देख सकते हैं, भारत का स्थान क्या है, 10वां स्थान है इसमें, और यहाँ देख सकते हैं 20वां स्थान लातविया का होता है। तो साइबर अपराध रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे होता है और जहां अग्रिम शुल्क भुगतान से जुड़े घोटाला सबसे अधिक है। ठीक है, सूचकांक में रूस क्या है, पहला स्थान पे है, और उसके बाद यूक्रेन है, चीन है, अमेरिका है, और फिर नाइजीरिया और रोमानिया है, उत्तर कोरिया, ब्रिटेन और ब्राजील भी शीर्ष स्थानों पे है। रूस और यूक्रेन अत्यधिक तकनीकी साइबर अपराध केंद्र के रूप में उभरा है, जबकि नाइजीरियाई साइबर अपराधी मुख्य रूप से कम तकनीकी प्रकार के साइबर अपराध में यह संलिप्त है, इसको भी ध्यान रखना है। तो भारत में जानते हैं कि जामताड़ा एक जगह है, कहाँ पे, जामताड़ा जिला, जामताड़ा कहाँ है, झारखंड में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक भारत में है जो एक जिला है झारखंड में, यहाँ पे सबसे अधिक साइबर क्राइम के केसेस देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे उस तरह से बहुत ज़्यादा इस तरह से जामताड़ा एक वेब सीरीज आता भी है, उसमें भी ऐसा दिखाया गया कि वहाँ पे उस तरह से साइबर क्राइम का कैपिटल माना जाता है जामताड़ा। सी डोम रक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा मिल करके इसको बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें कि सी डोम डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि यह आयरन डिफेंस सिस्टम की तरह क्या होता है, इस तरह से जितने सारे हवा में आ रहे हैं कोई दूसरे देश के द्वारा इसको छोड़ा गया है मिसाइल वगैरह, तो उसको ये क्या करता है, हवा में इसको विध्वंस कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि सी डोम क्या है, तो आयरन डोम का ही एक समुद्री संस्करण है, और यह एक जहाज आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। यह समुद्री और तटीय खतरों से लड़ाकू जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है, और यह एक चुस्त और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली है। इसका फुटप्रिंट छोटा होता है, समुद्री और तटीय खतरों से लड़ाकू जहाजों को पूरी तरह से यह क्या करता है, सुरक्षित रखता है। और इसमें क्या रह सके आयरन डोम के बारे में जानते हैं कि यह एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। इसे इजराइल ने साल कब 2011 में डेवलप किया था। इजराइल ने ही आयरन डोम को है जो
स्थापित किया था, विकसित किया था। यह प्रणाली छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों, रॉकेटों और आर्टिलरी सेल्स को रोकने के लिए बनाई गई थी और इजराइल के रक्षा मंत्रालय और इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे विकसित किया है। हालांकि राफेल के द्वारा जानते हैं ये राफेल इंडिया और फ्रांस के बीच में एक उस तरह से एक राफेल के बीच में समझौता भी किया गया है, राफेल इंडिया में लाया भी गया है। चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध किससे है? नेक्स्ट कार 19 कार टी इज रिलेटेड टू, ऐसे स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में पूछते हैं। हालांकि अब बीपीएससी पीटी में भी जो क्वेश्चन का पैटर्न है उस तरह से पूछने का अब ढंग देखने को मिलता है, तो आप यहाँ भी सतर्क रहें। ठीक है, कह रहा है क्या? तो इसमें कह रहा है कि चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध क्या है? तो इसमें कह रहा है क्या? तो एक कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है क्या? नेक्स्ट कार 19। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैंसर सी से क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और कार टी कोशिका थेरेपी है। इसको डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे की सहायता से। किसके द्वारा? ये टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। और CD19 प्रोटीन को ले जाने वाली कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए, टारगेट के लिए कि इसको डिजाइन किया गया है। और इसमें क्या होता है कि बीटा बी कोशिका लिम्फोमा से पीड़ित लोग जो कीमोथेरेपी जैसे मानक उपचारों से ठीक नहीं होते, जानते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी होता है और उसके द्वारा इलाज किया जाता है। हालांकि अब जब यह नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? कैंसर का पुनर्आगमन या पुनरावृत्ति होती है। कैंसर के बारे में जानते हैं कैंसर होता क्या है? तो कैंसर एक क्या है? उस तरह से किसी शरीर के भाग में होता है और वो क्या होता है? उसके सेल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से वो बढ़ता ही जाता है और वो रुकता नहीं है। इसके कारण फिर क्या होता है? उस पर इस तरह से कीमोथेरेपी किया जाता है और उसके वहाँ पे सेल जो वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उसको वहाँ पे मारने का प्रयास किया जाता है। मरीज ट्रांसफ्यूजन सेंटर में रक्तदान करता है, रक्त प्रयोगशाला में जाता है जहाँ टी कोशिकाओं को आनुवांशिक रूप से इसमें संशोधित किया जाता है। ठीक है, उसी के लिए ऐसा डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करना है और बताना है कि किसमें कौन सा सत्य कथन है। कि आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का एक क्या है? एक प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। Project Akastir is an effort to automate air defense control and reporting process through digitalization. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि आकाशतीर प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड क्या है? कि महारत्न है कि नवरत्न है क्या, या मिनी रत्न है? तो इसको ध्यान रखना है, ये क्या है? एक नवरत्न है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भारत के में ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, इसमें कह रहा है दोनों स्टेटमेंट सही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं करा है कि आकाशतीर परियोजना भारतीय वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों को सामरिक कमान या नियंत्रण प्रणाली से लैस करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। इस परियोजना के जरिए वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण के जरिए स्वचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के जरिए सेना की वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण को इसमें बढ़ाया जा सकता है। और आकाशतीर परियोजना से जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जटिल संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। जबकि BEL की बात करते हैं तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। किसके अंदर है? ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो GI टैग क्या होता है? तो GI टैग के बारे में जानते हैं कि वैसे प्रोडक्ट जिसकी पहचान की जाती है वैसे राज्यों या वैसे क्षेत्रों में जिसका क्या होता है? यूनिकनेस होता है, यानी कि वैसा ही उसको वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है या फिर उसका प्रोडक्शन उस तरह से वहाँ पे ज़्यादा होता है और वो उस प्लेस पे यूनिक होता है। ठीक है, उसी को है जो सच्चे इकोनॉमिक मार्केटिंग में आगे लाने के लिए ऐसा GI टैग प्रोडक्ट दिया जाता है, GI टैग दिया जाता है। और शुरुआत कब की जाती है? तो GI टैग की तो इसके लिए ऑफिस बनाया जाता है। GI टैग रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? तो 1999 में। कब? 1999 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई में है। और भारत में सबसे पहली बार दार्जिलिंग चाय को, किसको? पहली बार दार्जिलिंग चाय को दिया गया पहली बार क्या? तो GI टैग दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 में इसको दिया गया था, 2003 में। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसका GI टैग पूरे भारत में है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी को 75 प्रोडक्ट दिया गया है GI टैग का और सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है, फर्स्ट पोजीशन पे है यूपी, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है? GI टैग है। और दूसरे स्थान पे क्या आता है? तो दूसरे स्थान पे आता है तमिलनाडु, जिसके पास क्या है? तो 58 ऐसे GI प्रोडक्ट है। ठीक है, और तीसरे और बात करते हैं इसके बाद तो GI
टैग के बारे में, तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे शाही लीची, जर्दालू आम और मग, इस तरह से जो मरचा चावल उसको जीआई टैग लगभग 15 से 16 प्रोडक्ट को यहाँ पे भी दिया गया है बिहार में भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला गया है। ये कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि रिसेंटली कठिया व्हीट हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इट बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा एक ही दिन में जीआई टैग दिया गया उत्तराखंड को, जो कितना? 18 जीआई टैग एक ही दिन में दिया गया था। 18 जीआई टैग सिर्फ एक दिन में, 18 जीआई टैग सिर्फ एक दिन में दिया गया। किसको? एक दिन में क्या? हाँ, इसको उत्तराखंड को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीआई प्रोडक्ट होते हैं जो विभिन्न यानी कि एक या दो से अधिक है जो राज्यों में भी होता है। जैसे कर्नाटक और केरल में क्या है? तो मानसून मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी, मालाबार अरेबिका कॉफ़ी। तो ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोबस्टा अरेबिका ये सब क्या है? तो ये क्या है? तो रोबस्टा अरेबिका क्या है? तो ये कॉफ़ी की क्या है? प्रजाति है। केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में अलेप्पी हरी इलायची यहाँ पे देखने को मिलती है और इसका यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव में क्या? तो वारली पेंटिंग इसमें है जो क्या? जीआई पेंटिंग है। किसका? तो महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव, और दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या किया गया है? एक ही मात्र दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, जम्मू कश्मीर में ये बासमती को दिया गया, बासमती चावल को ये जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इसमें फुलकारी है, फुलकारी इसका जीआई टैग है। मणिपुर और नागालैंड में क्या है? चाकहाओ है, चाकहाओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन सही इसमें दिया गया है कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में नहीं करके कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया। राजस्थान में कहा? जोधपुर में किया गया। ठीक है, वैसे इस तरह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार आदि के राज्यों में क्या होता है? गणगौर उत्सव मनाया जाता है। और गणगौर उत्सव का ये मकसद क्या होता है? इसमें जो विवाहित महिलाएं होती हैं अपनी पति के उम्र बढ़ाने के लिए ऐसा पूजा करती है। और इसमें अविवाहित महिला भी क्या होती है? उसमें जैसे अगर किसी को चाह रही है उसको अच्छा वर मिले, इसके लिए वो पूजा भी करती है गणगौर उत्सव। परिवर्तन चिंतन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? रक्षा मंत्रालय से है। रक्षा मंत्रालय से है। और टीसेट 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो टीसेट 1A इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जबकि पहला क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ट्रू कौन सा है? तो 2 और 3 क्या है? सही। यहाँ पे दे रहा है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे दूसरा भी तो गलत ही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इसमें सही हो जाएगा। ओनली 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि क्या है? तो परिवर्तन चिंतन क्या होता है कि एक त्रिसेवा सम्मेलन है, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों का सम्मेलन होता है, जिसका उद्देश्य है कि संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए और ताज़ा विचारों, पहलों और सुधारों को उत्पन्न करना है। 8 अप्रैल 2024 को यह नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। हालांकि पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं, कौन बनते हैं? जनरल बिपिन रावत होते हैं। ठीक है, यह तीनों सेनाओं के प्रमुखों का यह पहला सम्मेलन है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। इसके आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। टीसेट 1A की बात करते हैं तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, डिप्लॉय भी कर दिया गया है और इसमें टाटा के सहयोग से बनाया गया है। टाटा के सहयोग से, ये भी ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टाटा के द्वारा या फिर अडानी या अंबानी, इस तरह से स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, कह रहा है इस उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया है। और स्पेस एक्स अमेरिकी इसका कौन मालिक है? एलन मस्क है। उसके स्वामित्व वाली कंपनी कौन है? स्पेस एक्स है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TSL ने टीसेट 1A को दुनिया के उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी के अग्रणी प्रदाता सैटेलाइट किसके साथ? सैटेलॉजिक के सहयोग से बनाया है। और ये भी पूछ सकता है किसके सहयोग से बनाया है? तो सैटेलॉजिक याद रखना है। इसे TSL की कर्नाटक में स्थित बेमागल सुविधा केंद्र में असेंबल किया गया है। बेमागल सुविधा केंद्र में इसको असेंबल किया गया है। यह पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला निजी उपग्रह है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किया गया, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में दिया गया है। किसमें? तो LEO लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? ये 0 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, जबकि
36,000 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी जीटीओ की स्थापना की जाती है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो अर्थ ऑर्बिट को कहाँ पे, ये 35,786 किलोमीटर के ऊंचाई पे इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और इसको सैटेलाइट को इस तरह से भू स्थिर बनाया जाता है, जिस तरह से पृथ्वी घूमती है उसी के अनुरूप ये क्या होता है, ये घूमते रहता है। इसकी वजन क्या होता है, 50 किलोग्राम से ये कम होता है और इस उपग्रह से हाई रेजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल क्वालिटी की इमेज भी इसमें मिलती है। ठीक है, कारा दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें कथन इसमें असत्य हो जाएगा। देखिए इस ऐसे अगर डबल स्टेटमेंट वाले प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो आपको ये सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ऊपर का स्टेटमेंट नीचे और नीचे का स्टेटमेंट कुछ फैक्ट्स के साथ आपको एक्सचेंज करके पूछा जा सकता है। जैसे कि इस अभ्यास की शुरुआत होती है वर्ष 1992 में और ये किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में हुई थी, जबकि ये भारत और किसके बीच, तो ये मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच में यह स्टार्ट होती है। और भारत और मालदीव के बीच में एक और भी एक्सरसाइज जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो एकूबेरिन एक्सरसाइज। क्या है, एकूबेरिन अभ्यास। एकूबेरिन अभ्यास किसके बीच होता है, तो ये भारत और मालदीव के बीच में होता है, भारत और मालदीव। ठीक है, और बात करते हैं 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। देख सकते हैं कि जब 1992 में भारत और मालदीव के बीच में स्टार्ट हुआ, फिर बाद में इसमें क्या होता है, श्रीलंका भी इसमें शामिल होता है। क्या, श्रीलंका भी इसमें शामिल होता है। कब श्रीलंका शामिल होता है, 2012 में इसमें शामिल होता है। तो श्रीलंका के साथ भी भारत का प्रमुख एक्सरसाइज जो है वो क्या है, मित्र शक्ति है। क्या, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत का श्रीलंका के साथ प्रमुख है जो एक्सरसाइज है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें कह रहा है कौन सा इसमें कथन सत्य है, तो इसमें दोनों असत्य कथन की बात करते हैं, तो इसमें दोनों कथन क्या है, गलत है, यानी कि दोनों कथन क्या है, इसमें गलत है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि दोस्ती 16 क्या है, एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास था जिसका आयोजन होता है कब, फरवरी 2024 के बीच। कहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ये मालदीव में होता है, श्रीलंका में नहीं। कहाँ पे, मालदीव में किया गया था। और इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों ने इसमें भाग लिया था। और भारत की ओर से आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस अभिनव, आईसीजी डोर्नियर जहाजों ने हिस्सा लिया। ध्यान रखना है कौन, समर्थ, अभिनव और डोर्नियर जहाज ने इसमें हिस्सा लिया था। और श्रीलंका की ओर से समुद्रा जहाज ने हिस्सा लिया था। किसके, श्रीलंका के समुद्रा जहाज ने इसमें हिस्सा लिया। और बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ। हो सकता है आपसे एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में कौन सा आया था, कौन कंट्री आया था ऑब्जर्वर के रूप में, बांग्लादेश आया था। और यह अभ्यास किसके बीच, भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच साल 1991 में शुरू किया गया था। तो जानते हैं कि तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक बल इसकी स्थापना कब होती है, 1 फरवरी 1977 को होती है। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसके पहले जो चेयरपर्सन होते हैं कौन होते हैं, उस समय किसके द्वारा ये लाया गया, एवी कामत के द्वारा। क्या, एवी कामत इसके मेन फाउंडर रहे हैं। क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और श्रीलंका साल 2012 में पहली बार इस अभ्यास में शामिल हो। कहीं कहीं आपको 1977 की जगह 1978 भी दिया जा सकता है, क्योंकि 1978 में पूरी तरह से यह लागू किया गया था। ठीक है, इस अभ्यास का मकसद क्या है, तो श्रीलंका साल 2012 में पहली बार इसमें शामिल हुआ। और इस अभ्यास का मकसद क्या है, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच सहयोग को बढ़ाना, आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना और अंतर संचालनीयता ये विकसित करता है। ठीक है, इस अभ्यास में समुद्री दुर्घटना में मदद करना, समुद्री प्रदूषण को खत्म करना, तेल रिसाव जैसी स्थितियों में तटरक्षक बल की प्रक्रिया और आचरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि असत्य कथन की पहचान करना है कि हाल ही में मलयालम कवयित्री ममता सागर, यहाँ पे ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ तक तो सही है कि कवयित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन इसमें दिया गया क्या, तो इसमें क्या है, ये क्या कौन सी है, मलयालम नहीं, क्या है, ये कन्नड़ हो जाएगा। क्या, कन्नड़। ये क्या है, कन्नड़ कवयित्री है। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो 22 अगस्त नहीं, क्या, तो ये 23 अगस्त हो जाएगा। क्या, 23 अगस्त। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फैक्ट को भी याद रखना है। 23 अगस्त को इसलिए नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे जब ये क्या लैंडर, क्या नाम रहता है लैंडर का नाम, विक्रम।
लैंडर विक्रम जब वहाँ पे लॉन्च होता है, वहाँ पे जब ये जाता है, पहुँचता है, तो उसके उसी को दिया जाता है 23 अगस्त को, क्या उस स्थान को नाम दिया गया, क्या शिव शक्ति पॉइंट, क्या शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और जहाँ पे लैंडर विक्रम पिछली बार चंद्रयान 2 के समय क्रैश हुआ था, उसका नाम क्या है, उसका नाम रखा गया क्या, तो उसका नाम तिरंगा पॉइंट था। क्या, तिरंगा पॉइंट क्रैशिंग सेंटर, तिरंगा पॉइंट, इसको ध्यान रखना है। कहां पे, ये चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 के समय जो यहाँ पे क्रैश हुआ था, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे इंग्लिश में आप पढ़ते हुए, जिसको इंग्लिश मीडियम है वहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिस कारण से वीडियो का लेंथ ज़्यादा होता है, और वैसे जो इंग्लिश मीडियम है यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कन्नड़ी, जो कन्नड़ अभिनेत्री कौन है, कन्नड़ लेखिका है, कन्नड़ कवयित्री है, लेखिका और कार्यकर्ता ममता जी सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व साहित्यिक पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया, तो ममता जी सागर को। उन्हें यह पुरस्कार किसके द्वारा, विश्व लेखक संगठन यानी WOW के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए मिला है, और यह सम्मान 6 अप्रैल को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में आयोजित समारोह में दिया गया। और आपका सेकंड क्वेश्चन ये बन गया कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, तो अबुजा है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबुजा है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है, जो अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की याद में दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, कब, 1913 में एशिया के अंदर पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। किनको, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था। और गीतांजलि ये कब लिखते हैं, 2010 में ये गीतांजलि लिखते हैं, सॉरी 1910 में। ठीक है, यह बुकर पुरस्कार की बात करते हैं, यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। आपको ये क्लियरफाई कर लेना है एक बार कि गीतांजलि कब लिखा गया था। हालांकि 1913 में है जो इसको, इन्हें गांधी, ये क्या दिया गया, नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त में कितने योग में सही सुमेलित दिया गया है, तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है। कौन, इसको ध्यान रखना है कि कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिस कारण से न्यूज में रही, जूडिथ सुमिनवा तलुका। और श्रीनिवास पल्लिया कौन है, तो विप्रो का CEO और MD बनी है श्रीनिवास पल्लिया। जबकि राकेश मोहन क्या है, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में ये नियुक्त किए गए हैं। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही सही दिया गया है, तीनों मिलान यहाँ पे सही से इंग्लिश में पढ़ने वाले यहाँ देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो कह रहा है सितवे बंदरगाह, यहाँ पे देखिए नदी पूछ दिया, नदी यहाँ पे इरावती नदी दे दिया। इसमें इरावती नदी कह रहा है कि सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा है, कि सितवे पोर्ट इज पार्ट ऑफ द इरावती रिवर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इरावती रिवर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कालादान रिवर है, कालादान रिवर। और ये कालादान ट्रांजिट, ये पोर्ट का हिस्सा है, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो इंडिया और म्यांमार को दोनों को ये करेक्ट करता है। मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट किसके बीच में, ये मालादान हो रहा है, इंडिया और म्यांमार के बीच। सितवे बंदरगाह का परिचालन किसके द्वारा, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL के द्वारा किया जा रहा है। और इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर भी निर्भरता इसमें कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को कम करने के लिए है जो क्या किया गया, इसको कम करने के लिए है जो ऐसा प्रयास किया गया कि चलो क्या करते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया गया है कि ये यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता यानी कि पूरब का यह देश है, यहाँ पे ये राज्य है बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल। यहाँ से क्या किया, कोलकाता से पोर्ट को जोड़ा गया, कहाँ से, ये सी रूट इसका 539 किलोमीटर, इसका कहाँ से, ये सितवे पेट जो कहाँ पे है, ये म्यांमार में है। म्यांमार में इसको कनेक्ट किया गया ताकि क्या हुआ, जो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आसपास क्या है कि बांग्लादेश भूटान के बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, नेपाल भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश के बीच में ये थोड़ा सा पतला है, क्या है, इस तरह से चिकन कॉरिडोर है। चिकन कॉरिडोर है, लगभग 28 किलोमीटर ये लंबा है, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें देखने को मिलता है। और 2017 में यहाँ पे 2017 में डोकलाम होता है, डोकलाम कन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच, भारत और चाइना के बीच में होता है, जिसमें चाइना क्या होता है, इसी को कंट्रोल करने के लिए है जो प्रयास करता है कि डोकलाम है को यहाँ पे चाइना, ये इसी के बीच में क्या होता है, डोकलाम क्षेत्र है, इसी को कंट्रोल करने के लिए चाइना प्रयास करता है, जिस कारण से ये है जो डोकलाम विवाद यहाँ पे देखने को मिलता है।
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी निर्भरता को कम करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से बाईपास किया गया है म्यांमार के सितवे पोर्ट पे। ठीक है, और यहाँ से क्या अगर सितवे पोर्ट से जाएगा पलेटवा, पलेटवा से जाएगा फिर इधर कलेटवा, कलेटवा होते हुए कहाँ पे जोरीनीपुई, और फिर कहाँ से ये मिजोरम के राज्य में आइजोल तक कनेक्ट करेगा, जिस कारण से ये भारत के पूर्वी राज्यों को कनेक्ट करने में इसमें आसानी प्राप्त होगी। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी निर्भरता को बीच में इसको निर्भरता को कम करने का प्रयास इसमें किया गया है। तो विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया है। इस प्रकार म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह, जिसे चाबहार पोर्ट भी कहा जाता है, उसके बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला यह दूसरा है जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है चाबहार को नाम दिया गया है क्या, शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह, जो कहाँ पे है, चाबहार पोर्ट ईरान में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर इसमें बात करते हैं तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। इरावती नदी की बात करते हैं तो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है इरावती नदी। क्या है इरावती नदी, क्या है, तो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है इरावती नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इरावती नदी है। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 क्या है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि 2 और 3 यहाँ पे क्या है, सही सही है। यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक यहाँ पे हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख चुके हैं हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है। जानते हैं कि ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्सों में, और ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर ये पाया जाता है, यानी ट्रोपोपॉज के ऊपर पाया जाता है ओजोन, जो हमारे शरीर को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। यदि वो अल्ट्रावायलेट किरण हमारे शरीर पर ज़्यादा देर तक पड़े या फिर इस पर पड़ता रहे तो क्या हो जाएगा, मेलोनोमा हो जाएगा, यानी कि स्किन कैंसर हो जाएगा। और फिर इसकी बात करते हैं कि कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया गया है। ये किस ग्रह पे है, तो यह बृहस्पति ग्रह पे, कहाँ, जुपिटर पे है, जुपिटर पे। जानते हैं जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है सोलर सिस्टम का, और उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है, जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ पे देख सकते हैं ओजोन कहाँ पाया गया, जुपिटर पे। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बृहस्पति किसके, तो भारतीय वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन गैस की खोज की है। यह खोज भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा, अहमदाबाद के परमाणु आणविक और ऑप्टिकल भौतिक प्रभाग के आर रामचंद्रन और उनकी टीम ने किया है। और इसमें बताया है कि बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक कौन सा है, कैलिस्टो है, और उसी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये कैलिस्टो के पहले क्या है, ये गैनीमेड है। ठीक है, सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन सा, ये कैलिस्टो हो जाएगा। कैलिस्टो की सतह मुख्य रूप से जल की बर्फ, चट्टानी सामग्री, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ कार्बनिक यौगिकों से भी मिलकर बना है। कैलिस्टो की सतह पर क्या है, भारी गड्ढा भी देखने को मिला, और इसकी सतह भूवैज्ञानिक रूप से यह निष्क्रिय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफाट ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के 6ठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अफाट ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है, तो कह रहा है यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज पूछता है तो आपको पश्चिमी अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका इस तरह से आपको आगे पीछे करके पूछ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह पश्चिमी अफ्रीका के कहाँ पे, ग्रेट रिफ्ट वैली में नहीं है, कहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आपको इमेज के माध्यम से, ये क्या है, ये अफाट ट्रायंगल है। अफाट ट्रायंगल कहाँ पे है, यही लोकेटेड है अफाट ट्रायंगल। और अफाट ट्रायंगल यह देख सकते हैं ये क्या है, ट्रायंगल के रूप में है, ट्रायंगल के रूप में इसे नाम दिया गया अफाट ट्रायंगल। और ये गल्फ और एडन और रेड सी के बीच में है, कनेक्टेड है, और ये सोमालिया, इथियोपिया, जिबूटी, इरिट्रिया के बीच में इस तरह से एक बनाया गया है, क्या, अफाट ट्रायंगल बना है। और यह गल्फ ऑफ एडन और रेड सी की बात करते हैं तो ये दोनों के बीच में क्या है, एक बौब अलमंदाब है, बौब अलमंदाब है जो दोनों को कनेक्ट करता है, क्या, तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब है। जबकि रेड सी क्या करता है, रेड सी क्या करता है, गल्फ ऑफ एडन और इधर क्या, मेडिटेरेनियन सी को दोनों को ये कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, सी को कनेक्ट करता है। जानते हैं कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, सुएज नहर बनाया गया, क्या, सुएज नहर बनाया गया, क्या, ये यहाँ पे सुएज नहर बनाया गया है, सुएज नहर बनाया गया है। कब बनाया गया, 1869 में इसको सुएज नहर बनाया गया। ठीक है, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था।
ठीक है, यहाँ पे अफार ट्रायंगल देख सकते हैं और कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, कह रहा है कि यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, जबकि यहाँ पे क्या है तो अफ्रीका के हॉर्न में स्थित, यहाँ पे इसको हॉर्न कहा जाता है, अफ्रीका का हॉर्न, यानी हॉर्न मतलब क्या होता है, सिंग होता है, सिंग होता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है। इसके ऊपर जैसे सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, जिबूटी हो गया, एरिट्रिया हो गया, ये सब क्या आते हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूटी, ये सब देश आते हैं क्या, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। कह रहा है इसमें स्थित अफार ट्रायंगल एक भौमिकी निम्न भूभाग है जहां 3 विवर्तनिका टेक्टोनिक प्लेट जैसे न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेटें हैं। यहाँ देख सकते हैं अरेबियन प्लेटें इधर है। और ये गल्फ ऑफ एडन, ये भी ध्यान रखना है कि गल्फ ऑफ एडन किसके बीच में है, तो यमन और किसके बीच, यमन और सोमालिया के बीच में स्थित है। यमन और सोमालिया के बीच में क्या है, ये गल्फ ऑफ एडन है। और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में क्या है, बाब अल मंदाब है। और रेड सी और इसके मेडिटेरेनियन सी के बीच में कौन सा है, स्वेज नहर है, ये भी क्लियर रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप के माध्यम से देखते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे अफ्रीका, इधर सोमालियन प्लेट हो गया, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं डानाकिल माइक्रो प्लेट है, नुबियन प्लेट है, यहाँ पे इस तरह से अरेबियन प्लेट है, इसी के बीच में क्या है ये क्या है, अफार ट्रायंगल है। और कह रहा है यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। आपको यहाँ पे सही दिखने को मिला। इसकी सीमा क्या है, इथियोपियन पठार, दानकिल पठार ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सवाह ब्लॉक से यह लगता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और पहला क्या है, गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कौन सा इसमें सही है, तो 2 और 3 इसमें सही है, जबकि ऑप्शन पहला क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश में आप पढ़ते हुए चल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने बता दिया। यह कह रहा है कि कहाँ, तो ये पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है, जो कहाँ, अफार क्षेत्र से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक के विस्तृत है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका नहीं, पूर्वी अफ्रीका। इसकी भौमिकी महत्व के अतिरिक्त अफार ट्रायंगल का एक समृद्ध पुराजीवी यानी प्लेंटोलॉजिकल इतिहास रहा है, जिसमें कुछ प्रारंभिक होमिनिन के जीवाश्म भी नमूनों की खोज की गई है, यानी कुछ तरह से मानव के भी नमूनों की इसमें खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HDFC बैंक हो जाएगा। और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसको हाल ही में कहाँ पे खोला गया, तो ये HDFC बैंक को खोला गया लक्षद्वीप में। हालांकि आप देखते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में जो रिश्ता में है, जो कड़वाहट महसूस की गई थी, कब, ये कुछ समय पहले कि जब ये लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस कारण से लक्षद्वीप की चर्चा होती है और इस तरह से काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उस तरह से एक राष्ट्रीयता की भावना भी पूरे देश में फैल जाती है। किसके खिलाफ, तो मालदीव के खिलाफ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ, तो ये अरेबियन सी में मौजूद है। कहाँ, ये कालीकट से लगभग कितना दूर है, तो लगभग ये 400 के आसपास किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, और कह रहा है क्या, तो यहाँ पे देख सकते कदमत हो गया, यहाँ पे एंड्रोट हो गया। एंड्रोट क्या है, इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोट है। इसको याद रखना है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोट है लक्षद्वीप का। इसके पहले ये क्या था, तो 1 नवंबर 1973 तक लक्षद्वीप द्वीप को लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिंडवी द्वीप के नाम रूप में इसको जाना जाता था। और इसकी स्थिति क्या है, 8 से 12 डिग्री उत्तर और 71 से 74 डिग्री पूरब के बीच में अरब सागर में यह स्थित है। और यह किस पे जवाब पे इस पे बना हुआ है, यह कोरल के जवाब पे बना हुआ है, कोरल के जवाब पे बना हुआ है। और इसमें लगभग कितना 36 द्वीप है, जिसमें से 11 पर लोग बसे हुए हैं, यानी कि 36 द्वीप में 11 पर लोग बसा हुआ है, इनहैबिटेड लैंड है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जबकि और 25 क्या है, तो उसमें कोई वहाँ पे व्यक्ति रहता नहीं है। इन द्वीपों को एक विशिष्ट विशेषता, पूर्व में एक क्रिसेंट रीफ और पश्चिम में एक लैगून का निर्माण है। उत्तर दक्षिणी उन्मुख है, इस तरह से उत्तर दक्षिण का है। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो कावरती है। और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह के बीच में सबसे बड़ा द्वीप है, जो 9 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है। हालांकि इसका सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है किसको, एंड्रोट को माना जाता है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। तो मालदीव यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होता है क्या, तो मिनिकॉय और मालदीव, यहाँ पे मालदीव जैसे यहीं पे क्या है लक्षद्वीप है, यहाँ पे मालदीव हो गया, मालदीव। ठीक है, और ये मालदीव और ये किसके बीच, मिनिकॉय, यहाँ पे मिनिकॉय हो गया। और मिनिकॉय इसके बीच में क्या है, 8 डिग्री है, 8 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर क्या है, मिनिकॉय और किसका, लक्षद्वीप द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह है। और इसी के बीच में क्या है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह में के बीच में क्या है, ये 9 डिग्री है, 9 डिग्री है। और इधर 9 डिग्री है, और उधर जब देखेंगे इधर इसके अपोजिट अरब बंगाल की खाड़ी में, तो क्या है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के, यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार है। क्या है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है,
अंडमान निकोबार है जो दोनों को अलग करता है कितना पे 10 डिग्री चैनल पे अलग करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, पिट्टी महाद्वीप समुद्री कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है, इसको ध्यान रखना है। और पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएस ये दरोगा एग्जाम में पूछा गया है कि पिट्टी द्वीप कहाँ पे है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप में है। और इसके प्रमुख द्वीप है कावरती, अगाटी हो गया, मिनीकॉय हो गया, अमिनी हो गया, बांगरम हो गया, सुहेली हो गया। एक अगेती जहाँ पे क्या है, एक एयरपोर्ट की व्यवस्था है, वहाँ पे ही मतलब उस तरह से कोई हवाई जहाज या उस तरह से हेलीपैड उतर सकता है, कहाँ पे, अगत्ती में ही। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें कह रहा है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू कंडक्ट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ये किसके द्वारा सुविधा पोर्टल स्टार्ट किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ईसीआई के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। किसका, सुविधा पोर्टल को। अभी वर्तमान में जो 26वां 26 सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि सुविधा पोर्टल के अंतर्गत में राजनीतिक दलों को ये सुविधा दी जाती है, किस तरह से रैली करना है, कहाँ पे इसको व्हीकल का परमिट मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, और पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किस तरह से लाउड स्पीकर का परमिट मिलेगा, डिस्प्ले बैनर और फ्लैक्स को कहाँ पे लगा सकते हैं और किस तरह से उसमें है जो सुविधा उसमें लगा सकते हैं। परमिशन ऑफ वीडियो वैन या फिर डोर टू डोर कन्वेंसिंग, टेम्पोररी पार्टी ऑफिस, एयर बैलून्स, हेलीकॉप्टर हैंड हेलीपैड की सुविधा इसमें है जो उसके लिए परमिशन ये मांगता है। सुविधा पोर्टल के थ्रू इसमें ऑनलाइन परमिशन दिया जाता है। कह रहा है तो इसको ध्यान रखना है। कह रहा सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति एवं सुविधाओं के लिए अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना, पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर इसको प्रदर्शी रूप से प्राथमिकता देने की बात की जाती है। अगला प्रश्न है कि जून में जारी वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी, तो इसकी बात कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.6%। यदि बात करते हैं 2025 की, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका संभावना बताया गया कितना, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या, तो इसका वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया क्या, 2025 में 7% इसको बढ़ा करके बताया गया है। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि जून 2024 में वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि बाद में वर्ल्ड बैंक ने इसे 2024-25 के जो वार्षिक ईयर है उसके लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट, इसको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रिपोर्ट जारी किया जाता है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा गया कि कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में तेजी के कारण वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। और रिपोर्ट में कहा गया कि मानसून में सुधार, निजी खपत और बढ़ते निर्यात से भी भारतीय जीडीपी को काफ़ी मजबूती देखने को मिली है। इससे पहले अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि साल 2024 में भारत के विकास दर रहने वाला है कितना, तो 7.2% रहने का अनुमान है। और वहीं आरबीआई ने भी चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर कितना, तो 7.2% इसका रहने का अनुमान लगाया है। तो बहुत सारे ऐसे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वैसा रेटिंग देती है किस तरह से इंडिया का इकोनॉमी डेवलप करेगा या वर्ल्ड में कौन सा ऐसे कंट्री है जो आगे फिर बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं जीडीपी के मामले में। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अजय बंगा, अजय पाल सिंह बंगा। ये भारतीय मूल के हैं और ये अमेरिकन नागरिक है, ठीक है। और जिम योंग किम कौन है, तो इसके पहले ये कब 2019 तक, ये 2019 तक रहते हैं, कौन, ये रहते हैं वर्ल्ड बैंक के, ये वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष रहते हैं 2019 तक। और डेविड मालपास फिर रहते हैं 2019 से 2023 तक, 2019 से 2023 तक, ठीक है, ये रहते हैं। और इसके बाद क्रिस्टीना जॉर्जिवा के जानते हैं कि अभी वर्तमान में क्या है, आईएमएफ की का अध्यक्ष है, आईएमएफ की अध्यक्ष है कौन, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इसको ध्यान रखना है। अजय बंगा कौन से, भारतीय मूल के हैं और ये 2023 से हैं, अभी वर्तमान में 2023 से वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अजय बंगा कौन है, तो ये अजय पाल सिंह बंगा, ये इनका जन्म कहाँ होता है, पुणे में जन्म होता है, ठीक है, और 1959 में। और ये कहाँ से पढ़े, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से पढ़े हैं। और IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पढ़े हैं। और 1981 में नेस्ले से करियर की शुरुआत करते हैं। इनके वर्तमान में जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष हैं और पेप्सिको में भी काम किया, मास्टर कार्ड के CEO और अध्यक्ष भी रहे। 2020 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी ये चुने जाते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौन है, अजय बंगा, जो 2 जून 2023 को
वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के लिए अपने कार्यभार को संभालेंगे। इसके पहले 3 मई को वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने बंगा की नियुक्ति का ऐलान किया था। अजय बंगा ने इससे पहले क्या थे, तो मास्टर कार्ड के सीईओ थे और अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन ने इन्हें पद के लिए नॉमिनेट किया था, जिस कारण से कोई भी इसके है जो विरोध में कोई भी ऐसा मेंबर अप्लाई ही नहीं किया था, आवेदन ही नहीं भरा था, जिस कारण से ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का यह उद्गम स्थल है, यानी कि लगभग सबसे ज़्यादा भारत के द्वारा ही दूसरे देशों में प्रवासी जाते हैं। और 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या कितना 117 मिलियन तक ये पहुँच गया। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त होता है। जब कोई भी भारतीय उस तरह से कोई दूसरे देशों में जाते हैं, उनके द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली को जब भेजा जाता है पैसा, तो उसी को बोलते हैं क्या, रेमिटेंस बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। और इसका देख सकते हैं भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। किसको, भारत को प्राप्त हुआ है। और ये आगे बढ़ने का आसार है कि यह कम से कम यहाँ देख सकते हैं कि आगे 126 बिलियन डॉलर इस तरह से आगे पहुँच सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा कहाँ भारत में आता है, दूसरे देशों के द्वारा कमाए हुए पैसे भारत में भेजा जाता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। IOM की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनेवा में है। कहाँ पे, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ठीक है। IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया, इसको ध्यान रखना है। यह रिपोर्ट मानव गतिशीलता से जुड़े नवीनतम वैश्विक रुझानों और चुनौतियों का सामना लाती है। और कहा गया कि 2000 से 2022 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2022 में भारत को 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो धन प्रेषण प्राप्त हुआ और दुनिया भर में 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है। यहाँ की यानी कि दूसरे देशों में, दूसरे अपने देश के लोग या फिर जिस तरह से कोई भी देश के नागरिक है जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, जैसे NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, या उस तरह से कह सकते हैं दूसरे देश के निवासी। वैसे बहुत सारे देश है जहाँ से दूसरे देश के निवासी, जैसे अमेरिका का कोई निवासी है जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया का निवासी कोई अमेरिका में रह रहा है, उस तरह से। तो टोटल 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है। ठीक है, 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन के रिकॉर्ड हाई स्तर पे पहुंच गया। और हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, या फिर इस तरह से मिडिल ईस्ट में जो लेबनान, इजराइल, ईरान, इस तरह से जो संघर्ष चल रहा है, उसके बीच उसके कारण भी क्या होता है कि लोग हैं जो दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं। भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आंतरिक प्रवास पर जलवायु का गहरा असर पड़ता है। यानी कि जब टेम्परेचर जिस तरह से यहाँ पे ज़्यादा हाई होता है, जिस कारण से भी लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी देखने को जाते हुए देखते हुए मिलते हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी करता है। तो भारत क्या कर रहा है, भारत संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी करता है। यानी कि भारत के सबसे ज़्यादा नागरिक कहाँ रह रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल पेमेंट्स मेजर पाइन लैब्स इन कोलैबोरेशन विद सेतु एंड सर्वम AI हैज डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। क्या, तो इसका आंसर सेसम हो जाएगा, सेसम, स्पेशली डिजाइन फॉर द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेसमी हो जाएगा। क्या, सेसमी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से सेतु किसके द्वारा, सेतु के द्वारा लॉन्च किया गया LLM कॉल सेसमी। ये स्टार्टअप स्ट्रीट है, एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा सेतु ने, किसने, सेतु ने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्मी का अनावरण किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी in India to achieve more than 10,000 megawatt of renewable energy capacity। तो आंसर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसने 10,000 मेगावाट से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल किया है। गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में, गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता चालू करने के बाद इसने यह उपलब्धि हासिल किया है।
भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से यह एक है। और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना इसका मुख्य लक्ष्य भी है। और यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि इसका परिचालन पोर्टफोलियो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक मुक्त करना है, लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट और 200 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता वाले संयंत्रों के लिए है जो जल सकारात्मक प्रमाणित ये दिया गया है। खावड़ा में बना एजीएल का संयंत्र कितना किलोमीटर में बना है? 538 वर्ग किलोमीटर में बना है और यह पेरिस से 5 गुना बड़ा और मुंबई जितना बड़ा है। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही विशाल इस तरह से बनाया गया है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह में इसको आयोजित किया गया सागर कवच। वेयर वाज द 2 डे सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन अप्रैल 2024? तो इसका आंसर ऑप्शन बी लक्षद्वीप आइलैंड हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह में ये कहाँ आयोजित किया गया, कब किया गया? तो 1 से 2 अप्रैल 2024 में। और समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और मजबूती का यह आकलन करेगा। और इसमें शामिल है भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें योगदान कर रही है। इस अभ्यास में तैयारी, प्रतिक्रिया तंत्र, निगरानी क्षमताओं और तटीय सुरक्षा हितधारकों के बीच में कोऑर्डिनेशन में वृद्धि देखने को मिलती है। और इससे पहले मार्च 2024 में केरल और माही के लिए भी इस अभ्यास का आयोजन पहले किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत का स्थान आता है पहला स्थान पे। कौन आता है? भारत आता है। और वाडा का जो मुख्य रूप से स्थापना किया जाता है, कब किया जाता है? 1999 में किया जाता है। वाडा का स्थापना कब? 1999 में। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यानी कि वैसे खिलाड़ी जो खेल में अपना प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, क्या तो दूसरे जैसे मादक पदार्थ या उस तरह से एस्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से वो अपने परफॉर्मेंस में इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, उसी को रोकने के लिए वाडा की स्थापना की जाती है 1999 में। और इसी के तहत क्या होता है? नाडा की स्थापना कहाँ पे किया जाता है? इंडिया में किया जाता है, नासना यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में किया जाता है, 12 नवंबर 2005 को। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है? नाडा की स्थापना 12 नवंबर 2005 को। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान भारत का आता है कि एज पर द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिपोर्ट विच कंट्री रिपोर्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ डोपिंग वायलेशन इन 2022? तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि इसका स्थापना कब होता है? 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी और दुनिया की सरकारों द्वारा रचित और वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में इसका है जो घोषणा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल में एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ना है। और वाडा क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कई देशों के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इस संगठन इससे संबंधित है और इसकी ओर से डोपिंग परीक्षण करते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जीआई टैग के बारे में हमने पहले बता चुका है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट देखे गए हैं और इसमें 75 से ज़्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट दिए गए हैं और ये पहला स्थान पे आता है। और दूसरा स्थान पे कौन सा आता है? तो तमिलनाडु आता है। दूसरा स्थान पे क्या है? तमिलनाडु है, जिसका जीआई प्रोडक्ट कितना है? 58 है। क्या? 58 प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। और वाराणसी में बनारस ठंडाई, बनारस सहनाई, तबला, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र जैसे 30 उत्पाद जीआई टैग सूची में शामिल है। तो इसमें देख सकते हैं 75 में पूरा 30, यानी कि 30 कितना है? 75 आउट ऑफ 30। 75 में से कितना? 30 प्रोडक्ट कहाँ का? ये वाराणसी का ही है। और उसमें काशी की तिरंगा बर्फी, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान क्या हुआ? इस तरह से मिठाई बनाया गया था बनारस का, इसमें तिरंगा बर्फी बनाया गया। तो बर्फी ऐसा बनाया गया जो तिरंगा के आकार का था, इस कारण से इसका है जो जीआई टैग दिया भी गया था। अभी कब? हाल ही में 2024 में दिया गया। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को दोनों को साथ में 2024 में दिया गया जीआई टैग। ठीक है, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प, पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट वस्त्र। जीआई प्रमाणीकरण यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद किसी खास संस्कृति, समाज या शिल्प का यह अद्वितीय प्रतिनिधित्व करता है। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में है। और ये कब शुरुआत होता है? 1999 में इसका एक्ट बनता है और 2003 में जीआई प्रोडक्ट पहले दिया जाता है कि इसको दार्जिलिंग चाय को दिया जाता है। भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित किया है? तो 2025 तक किया है। जानते हैं कि यूरिया का प्रोडक्शन
इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि खेतों में इस तरह से उर्वरता को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा यूरिया का छिड़काव किया जाता है खेतों में। और उसमें ऐसा दिया जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का अनुपात 4:2:1, ठीक है, इस रेशियो में दिया जाता है। लेकिन हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किसान के द्वारा नाइट्रोजन को और ज़्यादा है जो उसको इन्हांस करके दिया जाता है, यानी कि 4 के रेशियो में नहीं, 8 के रेशियो, 6 के रेशियो, 7 के रेशियो, जिस कारण से क्या होता है एक समय के बाद ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के ज़्यादा छिड़काव के कारण क्या होता है कि इसमें फसलों को नुकसान देखने को मिलता है, ज़्यादा ये खेतों में उर्वरता और धीरे धीरे कमते जाती है, ठीक है। और फास्फोरस और पोटासियम इसका 2:1 तक डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें क्या होता है इससे भी कम है जो देखने को मिलता है, इससे भी कम है जो छिड़काव किया जाता है इससे, ताकि ये उर्वरता को और भी हासिल कर सके, इसको बढ़ाया जाता है। और पोटासियम, फास्फोरस और पोटासियम को कम किया जाता है किसानों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यूरिया का छिड़काव होता है। इस तरह से यूरिया खाद होता है जो वाइट ये नूडल्स वाइट का क्या होता है, वाइट इस तरह से पार्टिकल्स का होता है। देश में हर साल करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है, लेकिन सरकार 2025 के अंत तक यूरिया का जो आयात करना है दूसरे देशों से लाया जाता है उसको बंद करने के प्रयास कर रहा है। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? उस समय मनसुख मंडाविया, अभी वर्तमान में कौन से हैं? तो मनसुख मंडाविया कहाँ है कि ये अभी वर्तमान में खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री, ठीक है। और उस समय कौन थे? तो या इसको कमेंट में बता सकते हैं कि उस समय रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन थे इसके पहले। तो उस समय मनसुख मंडाविया थे, ठीक है। और कहा इसने कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा, ठीक है। और घरेलू विनिर्माण पर बड़े पैमाने पर जोर देने से आपूर्ति के लिए जानते हैं कि भारत के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया कि ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि देश पिछले 60 से 65 साल से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार क्या करे, नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट जैसे वैकल्पिक उर्वरक को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि जानते हैं नैनो लिक्विड यूरिया का जो प्लांट स्थापित किया गया कहाँ पे, गुजरात में किया गया है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहा 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाड़ता बेट, कच्छ, गुजरात। यानी वेयर डिड आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम आर केरला यूनिवर्सिटी रिसेंटली डिस्कवर 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन इरा इनहैबिटेड एरिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्ता बेल्ट। कहाँ पे है ये, कच्छ, गुजरात। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे पड़ता बेट है, तो ये गुजरात में है, गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा क्या है, ये हरियाणा में राखीगढ़ी, धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। और ये भारत का यानी कि पूरे पाकिस्तान को यदि छोड़ दें तो पूरे भारत में अभी सबसे विशालतम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है ये कौन सा है, पहला स्थान पे ये धौलावीरा है, जबकि दूसरा स्थान पे ये आता है राखीगढ़ी हरियाणा का। और लोथन जानते हैं गुजरात है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, फायर अल्तार यानी अग्नि वेदिका कुंडिका पाया गया है। और यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे पॉट पाया गया है, बंदरगाह पाया गया है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। करा यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे पॉटरी इस तरह से पाया भी गया है कि केरल विश्वविद्यालय ने के पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ जिले में प्रारंभिक हड़प्पा नेक्रोपोलिस जूना खटिया के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। बीपीएससी क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन को डिजाइन करके आपसे ये लोकेशन आपको पता है लेकिन ये पूछ देगा कितने वर्ष पुराना था, ठीक है। तो ये 5200 वर्ष पुराना, इसको ऐसा पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर है, ठीक है। और इनके द्वारा कहाँ पे, तो सितवे बंदरगाह जो कहाँ पे है, म्यांमार में है। म्यांमार में इसके पहले हमने चर्चा किया है। हवनटोंटा बंदरगाह कहाँ पे, श्रीलंका में है। कहाँ पे, श्रीलंका का यह दूसरा पोर्ट है, श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा इनलैंड पोर्ट है। और इसके पहला कौन है, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट कौन है, कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट है। और जानते हैं कि ये किस तरह से चर्चा में रहता है कि चाइना के द्वारा 99 साल के लिए इसको लीज पे लिया जाता है, चाइना के द्वारा, चाइना कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ग्वादर बंदरगाह की बात करते हैं तो कहाँ पे है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। और यहाँ पे चीन के द्वारा इसको है जो बनाया जा रहा है ग्वादर पोर्ट, किसको कंट्रोल करने के लिए, तो ईरान में भारत के द्वारा चाबहार पोर्ट बनाया गया है, उसी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। कोलंबो पोर्ट के बारे में आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चाबहार बंदरगाह के बाद भारत ने म्यांमार के कहा सितवे बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और सितवे बंदरगाह पर भारत के पास पूर्ण परिचालन अधिकार भी होगा। सितवे बंदरगाह कौन से नदी पे है, कालादान पे है, इसको याद रखना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, कोलकाता के पूर्वी भारतीय बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ने का प्रयास करेगा।
इस प्रोजेक्ट से मिजोरम और त्रिपुरा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में माल पहुंचाने में आसानी होगी। भूटान और बांग्लादेश के बीच में स्थिति सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर और नेपाल के बीच में स्थित है, उसको है जो इसमें क्या उस पर निर्भरता है जो कम देखने को मिलेगी। और इसको इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए वित्त जुटाने का काम इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को दिया गया है। किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, यदि बात कर रहा है 2024 की बात कर रहा है और 2025 का भी रिपोर्ट आ चुका है, 2024 की बात कर रहा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और यदि कह रहा है कि 2025 की बात की जा रहा है 2025 का, तो इसका आंसर IIT बॉम्बे हो जाएगा। क्या? IIT बॉम्बे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी हाल ही में 2025 का भी रिपोर्ट जारी किया गया है। कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में क्या? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को पहला स्थान मिला है। ठीक है, जिस विकास अध्ययन के विषय में जेएनयू की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो ये 20वीं रैंक है, 20वीं रैंक है। कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल होने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 69 थी, 69, इसको याद रखना है। और इस रैंकिंग में शामिल होने वाले कुछ और भारतीय विश्वविद्यालय रहे, जैसे कि IIT इंदौर, IIT BHU वाराणसी, ठीक है, सुलिनी जय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय इसमें शामिल रहे। जबकि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान में सबसे ऊपर कौन सा? IIT बॉम्बे रहा। और IIT बॉम्बे का स्थान पूरे विश्व में कितना रहा? 118वां। 150वां रहा किसका? IIT दिल्ली का। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु का स्थान कितना रहा? इसका 211वां रहा। ठीक है, इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने लगातार 13वें साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में ये पहले स्थान पे हासिल रहा है। ठीक है, इसका मूल्यांकन कई मानदंड पे किया जाता है, जिसमें शामिल है कि शैक्षणिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, विश्वविद्यालयों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव। मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक पुरस्कार है थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया। आपको देखिए आपने बुक में, यदि आप बुक खोल के पढ़ रहे होंगे तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। इसको आप वहाँ पे जो लिखा है उसको काट लें। और जो थीम इस बार 2024 का था विश्व रेड क्रॉस दिवस का, ये क्या थीम था कि मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो मैं खुशी देता हूँ वही एक पुरस्कार है। यानी कि ऑन विच डेट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2024 हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड विद द थीम आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। ये किसका है? तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2024 का थीम है और ये कब मनाया गया? 8 मई को मनाया जाता है। जानते हैं कि 8 मई कब से? ये 1948 से ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके पहले क्या होता है? ये रेड क्रॉस की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? 1863 में इसकी स्थापना की जाती है। 1863 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनॉट। ठीक है, हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा 1863 में इसकी स्थापना की जाती है। और 3 बार विश्व रेड क्रॉस दिवस को क्या विश्व रेड क्रॉस को मिलता है क्या? तो 3 बार शांति पुरस्कार दिया था। 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया? एक 1917, 1944, 1963 में इसको दिया गया था। इसको ध्यान रखना है, 3 बार दिया गया शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। और ये कब से मनाया जाने लगा? 1948 से। शायद इसको एक बार थोड़ा सा फैक्ट को आप ध्यान रखना है। ठीक है, और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की जाती है? 1920 में स्थापना की जाती है। कब? 1920 में स्थापना की जाती है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसका साइन होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस का। इस तरह से साइन होता है। ठीक है, रेड क्रॉस का। और ये 8 मई को मनाया जाता है। इसका थीम था कि मैं खुशी से देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वही पुरस्कार है। इस थीम का मकसद क्या होता है? लोगों को उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व रेड क्रॉस दिवस से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे कि इसका मकसद क्या है? लोगों को करुणा, प्रेम, स्नेह, समर्थन और उपचार के महत्व को याद दिलाना और इसके लिए धन जुटाना और स्वेच्छा से काम करना और रक्तदान करना, सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेना। और फिर इसका जो मेन भूमिका इसमें क्या होता है कि जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, मेन भूमिका इसमें ये हुआ था कि जो वैसे सैनिक जो युद्ध में घायल हो जाते हैं उसकी सेवा करना इसका मुख्य मकसद होता था। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? तो इसका आंसर गोपी थोटेकुरा हो जाएगा और ये आंध्र प्रदेश के हैं, गोपी थोटेकुरा। सुनीता विलियम्स हाल ही में
ये न्यूज़ में रहती है, हाल ही में न्यूज़ में रहती है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए क्या होता है, वो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस जाती है, जिससे क्या होता है ड्रू 9 एक ये स्पेस एक्स का जो सैटेलाइट है ये क्या होता है, उसके लिए एक व्हीकल बनाया गया, उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, उसको लाने के लिए सुनीता विलियम्स को। कल्पना चावला जानते हैं कि ये क्या होते हैं, जब कोलंबिया शटल पृथ्वी से आने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और कहाँ के ये भारत की थी, और ये भारत से जाने वाली पहली महिला थी, जो वे कहाँ की, ये मूल निवासी कहाँ के थी उस समय, ये मूल निवासी भारत की थी लेकिन नागरिक कहाँ के बन गई थी, वो अमेरिका की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर बने थे राकेश शर्मा, और इनका जन्म होता है 1949 में 13 जनवरी को, और 1966 में उन्होंने बतौर एयरफोर्स एनडीए ज्वाइन किया था। 1970 में उन्हें एयरफोर्स में पायलट पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें पीएम इंदिरा गांधी ने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो उनका जवाब आया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अंतरिक्ष कक्षा में उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट गुजारे भी थे। 1984 में इसरो और सोवियत कार्यक्रम के तहत, ठीक है, इसमें राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, गोपी चंद थोटाकुरा आंध्र प्रदेश के रहने वाले और एक पायलट और एविएटर है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जेट पायलट के तौर पे काम किया है। और गोपी चंद ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन किसी कंपनी है, तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की है, और उन्हीं के न्यू सेफर 25 मिशन के पायलट के तौर पर यह अंतरिक्ष में गए थे। इस मिशन में उनके साथ बहुत इस तरह से देख सकते हैं, उनका काफ़ी नाम याद रखना है जो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म हुज ट्रेलर वाज लॉन्च्ड रिसेंटली? तो इसका आंसर हो ईरा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो ईरा लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी एफसी। जानते हैं कि इंडियन सुपर लीग को कहा जाता है क्या? हीरो सुपर लीग भी कहा जाता है क्या? हीरो सुपर लीग। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2013 में इसकी शुरुआत की जाती है। जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत होती है, क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए आईपीएल की शुरुआत होती है, इसमें क्रिकेट को इंडियन प्रीमियर लीग को शुरुआत कब की जाती है? 2007 में। और ये T20 के आधार पे, यानी कि 20-20 ओवर का खेल खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, और उस समय इसका जो आईपीएल का जन्मदाता कहा जाता है कौन? तो उस समय के बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हैं कौन? ललित मोदी होते हैं। कौन? आईपीएल के फाउंडर कौन? जन्मदाता, इसको कहा जाता है जन्मदाता कौन? तो ये ललित मोदी। ठीक है, और हीरो सुपर लीग 2013 से शुरुआत होता है, जिसमें क्या होता है कि जिस तरह से भारत में फुटबॉल का उस तरह से स्कोप नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल जो प्लेयर फुटबॉल के होते हैं उसके साथ खेलने के लिए भारत में ऐसा है जो बनाया गया हीरो सुपर लीग, जिसे सुपर लीग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि इसका मुंबई सिटी एफसी ने जीता है और मोहन बगान सुपर जायंट को हराया था। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। जीतने वाले को 6 करोड़ और हारने वाले को 3 करोड़ रुपये राशि दी गई थी। और ये मुंबई सिटी एफसी का कितना दूसरा आईसीएल खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2020 के सीजन में अपना पहला खिताब जीता था। यह फाइनल मैच कहाँ खेला गया? कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला गया। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देख सकते हैं कह रहा है भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है, 1 और 2 दोनों। जानते हैं कि 2000 क्या होता है? COP21 होता है। COP21 2015 में होता है पेरिस समझौते के अनुसार, पेरिस समझौता। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंडिया प्लस फ्रांस के सहयोग से क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या ISA की स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? कहाँ पे अभी वर्तमान में है? गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में है। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये कब? 2015 में COP21 के में आया था। तो इसका आंसर दोनों, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी।
और वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के बारे में जानते हैं कि यह रिपोर्ट 2023 में वैश्विक विद्युत परिदृश्य का विश्लेषण करता है और इसमें 80 देश के आंकड़ों का विश्लेषण भी किया गया है, जो वैश्विक बिजली मांग का कितना 92% है, जो प्रतिनिधित्व करता है। 2023 में नवीनीकरणीय ऊर्जा से वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 30% उत्पादन हुआ था और 2023 में चीन ने वैश्विक सौर उत्पादन का 51% और नए वैश्विक पवन उत्पादन का 60% हिस्सा अकेले पूरा किया है। ठीक है, इस कारण से बिजली उत्पादन में चीन का स्थान पहला स्थान पे आता है और भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, जो सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। और भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है, इसको भी ध्यान रखना है। राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान है पहला स्थान पे। ठीक है, और 2024 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पाद में अनुमानित 2% की कमी आने की भी संभावना है और कहा गया कि सौर ऊर्जा बिजली विकास के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पाद में भी कमी देखने को मिलेगी। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है, तो आपको हमने पहला बताया है कि सैटेलॉजिक के साथ। किसके साथ, सैटेलॉजिक के साथ है, जो देख सकते हैं कि भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है क्या, TSAT-1A, और यह एक सब मीटर रिजोल्यूशन वाला ऑप्टिकल उपग्रह है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने तैयार किया है। ठीक है, किसके सहयोग से, तो लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटेलॉजिक इंक के साथ से मिलकर बनाया है और यह पृथ्वी के निचली हिस्सा में स्थापित किया गया और इसका वजन 50 किलोग्राम से कम है और इसको फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से सैन्य स्तर के चित्र मीटर से भी कम रिजोल्यूशन के साथ ले सकता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे दिया गया है कि क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन ने 10 अप्रैल को नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और संघ की ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट पेश किया है। ठीक है, और इसके मुताबिक भारत के डिजिटल सेवाओं के निर्यात में 17% की वृद्धि हुई है, यानी कि निर्यात यहाँ से क्या हो रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा दूसरे देशों में देखने को मिला है और इसमें भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ठीक है, वो इस वृद्धि ने भारत को रैंकिंग में जर्मनी से आगे निकलने में मदद किया है, लेकिन अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और आयरलैंड से यह पीछे है। ठीक है, WTO क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 1995 को, और किसके समझौते पे, तो 1994 में क्या होता है, मराकस समझौता होता है। मराकस समझौता होता है, उसी के आधार पे 1994 में होता है और 1 जनवरी 1995 को होता है। और किसको रिप्लेस करता है, गैट को जगह ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसकी स्थापना कब होता है, 1948 में। ठीक है, और गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके पहले वो काम करता है। 1995 में स्थापित इसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गैट का स्थान लिया। WTO व्यापार समझौते पर बातचीत करने, व्यापार विवादों को निपटाने और सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि सदस्य देश सहमत व्यापार नियमों का पालन करे। इसका उद्देश्य है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, बाधाओं को कम करना और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। 2023 तक WTO के कितने सदस्य हो चुके हैं, 164 सदस्य हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, तो इसका आंसर न्यूज वीक हो जाएगा। इसके पहले प्रधानमंत्री थे, तो फर्स्ट कौन थे, तो ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं किस तरह से, और उन्होंने इस पे चर्चा भी किया था, वहाँ पे अमेरिका में गए थे, तो इस चर्चा किया कि इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन है क्या, न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी को जगह दी है और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री भारतीय बन गए हैं जिन्हें न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दिया है। और इसमें कहा मोदी ने कि चीन और पाकिस्तान पर खुलकर बात की और भविष्य के रोडमैप पर भी बात किया था और कहा कि भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम है और इनका मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रही स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारा द्विपक्षीय बातचीत में असामान्य स्थिति खत्म हो सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, तो इसका आंसर चित्रकूट हो जाएगा। चित्रकूट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में।
यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से बनाया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो वन और पर्यटक विभाग ने किया है और इसे गाजीपुर की पवन सूत्र कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। और इस ब्रिज को भगवान राम के इस तरह से देख सकते हैं धनुष के आकार का दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कह रहा है इस ब्रिज की भार क्षमता क्या है? प्रति वर्ग मीटर में 500 केजी है। इसको बस इको टूरिज्म केंद्र के रूप में इसको बनाया गया है, ठीक है। इस ब्रिज के पास एक रॉक और हर्बल गार्डन भी बनाए गए हैं। क्लाइमवर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज यानी डीएसी प्लस इस प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया गया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया? तो इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन विच कंट्री क्लाइमवर्क्स बिगैन ऑपरेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ डिजाइन टू स्टोर 36,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर? तो इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आइसलैंड में डेवलप किया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट है, ठीक है। इसमें सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कर्ष किया जाता है, ठीक है। और यह प्लांट क्लाइमवर्क्स के पिछले जो प्लांट ओरका बनाया गया उससे 10 गुना यह बड़ा बनाया गया है। इसका संचालन कौन करेगा? स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स के द्वारा संचालित किया जाएगा और यह आइसलैंड में अवस्थित है और पूरी तरह से चालू होने पर इसकी नाम मात्र कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष 36,000 टन कैप्चर करने की क्षमता है और वर्तमान क्षमता वैश्विक स्तर पर प्राप्त क्षमता से लगभग 4 गुना इसका अधिक है। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल का अधिकतम दूरी क्या है? तो ये 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्भय क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है? तो ये कह रहा है कि मिसाइल ने परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर से 111 क्या है 111 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये हासिल किया और ये मिसाइल हंगिंग कैपेबिलिटी से लैस है, जिसमें निशाना लगाने के बाद निष्क्रिय करना बेहद मुश्किल होता है। और ये 2 स्टेज की मिसाइल है, याद रखना 2 स्टेज की मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल 6 मीटर लंबा और 0.52 मीटर चौड़ी है। इसके विंग्स की कुल लंबाई क्या है? 2.7 मीटर और ये समुद्र और जमीन दोनों से लॉन्च करने के लिए दागी जा सकती है। और मिसाइल कितना? 300 किलोग्राम 300 केजी तक के हथियार ले जा सकती है और इसकी अधिकतम रेंज क्या है? तो 1500 किलोमीटर है और जमीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त यह कर सकती है और रास्ते में अपनी दिशा बदलकर भी टारगेट को यह नष्ट करने में सक्षम है। तो याद करना है आपको कुछ इसका फीचर्स कि कितना जा सकता है और इसमें कितना केजी बार लोड इसका है जो आगे पेलोड जा सकता है। हाल ही में किस देश ने बाहर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इसके पहले वाले वीडियो में हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है, तो आपको जाकर पहले वाले वीडियो देखें और इसको समझ लें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धता हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। कौन? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो चांदी का उत्पादन करता है, तो चांदी का उत्पादन पूरे विश्व में चांदी कौन करता है? तो मैक्सिको करता है। क्या? मैक्सिको का पहला स्थान है पूरे विश्व में चांदी के उत्पादन में, इसका पहला स्थान है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और भारत में यदि पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में बात करता है कि चांदी का स्थान कितना है, कौन से राज्य का है? तो राजस्थान का है। और राजस्थान के क्या है? जावर खान। जावर के खान क्या है? जावर खान ये है जो चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और उसी में आप जानते हैं कि राजस्थान में एक और होता है क्या? तो खेतड़ी माइंस होता है। क्या? खेतड़ी की खान होता है, खेतड़ी की खान। इसमें क्या होता है? तो इसमें तांबा का उत्पादन होता है। क्या? तांबा यानी कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता रहा है शुरू से ही, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अमेरिका के द सिल्वर इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए 2024 विश्व रजत सर्वेक्षण के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अब विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है। हाल ही में नियामकीय फाइलिंग में कंपनी ने घोषणा किया है कि राजस्थान में उसकी सिंदेसर खुर्द खदान जो पिछले वर्ष के चौथे स्थान से आगे बढ़कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान भी बन गई है। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या एमपी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है, देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य क्या है, तो पहले स्थान पे आता है। और इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश ने पिछले 2 महीनों में 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर को शामिल करते हुए 500 से ज़्यादा भूमि क्षेत्रों में वृक्षारोपण को मंजूरी दिया है। इसमें क्या होगा कि ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये आता है और इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम को आगे बढ़ाता है। और इसका कार्यक्रम का प्रशासन कौन करता है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI, जिसका है जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर है जो देहरादून में है। ठीक है, और जानते हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पहले क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है ये भी ध्यान रखना है, 1906 में होता है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFRI के तौर पे होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, FRI बन जाता है, क्या FRI बन जाता है। ठीक है, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है, तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और ये कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे, क्या सतलज नदी पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, पंजाब में, ये भी कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पे है और भिलांगना पे है। भागीरथी, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, भागीरथी के साथ भिलांगना नदी पे ये है जो संगम पे स्थित है, कौन सा, तो ये टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। इसे रामतीर्थ सागर डैम भी कहा जाता है, रामतीर्थ डैम भी कहा जाता है, रामतीर्थ बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी में। और ये मुख्य रूप से ये क्या रहा है, तो ये विवादों का घर रहा है कि जब से ये बना है तो ये, जैसे कि मेधा पाटेकर इसके खिलाफ है जो उस समय विरोध करते रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक ने भी 1995 में कहा कि इसका जो इस तरह से बनाया गया है ये गंभीर मुद्दा है, पर्यावरणीय गंभीर मुद्दा है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध भी क्या है, तो सतलज नदी पे है, याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में ही शुरू की गई है। और इसका उद्घाटन कहाँ पे, कब हुआ, 24 अप्रैल 2024 को किया गया था। ठीक है, यह परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुरू किया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि इसको हर दिन 8 घंटे चलाने पर 14 kg हाइड्रोजन का यह उत्पादन किया जा सकता है। और इस परियोजना में पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। जानते हैं कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन H2O होता है, जिसको H2 हाइड्रोजन को अलग और वाटर को अलग किया जा सकता है, ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। इसमें 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा की जा सकेगी। असम के जोरहट पंप स्टेशन पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया था। गुजरात के कावास टाउनशिप में NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिलन परियोजना भी शुरू किया। ये दोनों स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा, तो इसका आंसर सोम्पेन हो जाएगा। तो जानते हैं कि जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, अंडमानीज, ये सब सारे ट्राइब्स कहाँ के हैं, तो ये सारे जो जनजाति है कहाँ के, सोम्पेन, ये सब कहाँ के, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, और ने पहली बार लोकसभा में इस बार वोट देने को अवसर मिला, किसको, सोम्पेन जनजाति को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है, तो इसका आंसर 77 वर्ष हो जाएगा। कि अगले 77 वर्ष में भारत का भी जैसे जनसंख्या है इसके अनुसार 1.44 बिलियन है। ठीक है, और ये अगले 77 साल में क्या होने की संभावना है, 2.88 बिलियन, यानी कि इसका डबल हो जाएगा, कितना, तो अगले 77 साल में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कब 2.88 बिलियन हो जाएगा। और अभी क्या है, तो पहला स्थान पे है चीन के बाद, चीन है जो पहले था और अब भारत हो गया है पहले स्थान पे। ठीक है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी को दोगुना होने में कितने साल लगेंगे, 77 साल लगेंगे। और इसकी आबादी 1.44 अरब होने का इस बार अनुमान है। और इसके मुताबिक भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 अरब तक पहुँच जाएगी और इसके बाद इसमें 12% की कमी आएगी। हालांकि भारत अगली सदी 2100 में भी दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी बना रहेगा। ठीक है,
और इसमें कहा है कि भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का कितना, तो 17.78% है। 2054 तक भारत में 20 से 64 साल की कामकाजी आबादी बढ़ेगी। अभी वर्तमान में जानते हैं कि 15 से 64 वर्ष के जो मेन कामकाजी वर्ग के युवा हैं वो कितना है, 15 से 64 वर्ष के भी काम करने वाले लोग हैं, और इसका परसेंटेज कितना है, 68% है। ठीक है, अनुमान है कि भारतीयों की उम्र 2100 तक 72.24 साल से लेकर के बढ़ के फिर क्या हो जाएगा, एवरेज जो एज है ये क्या बन जाएगा, 83.3 साल हो जाएगा। और इसकी आबादी 2024 में 8.2 अरब तक पूरे विश्व की आबादी हो सकती है। 2080 के दशक के मध्य तक दुनिया की आबादी करीब 10.3 अरब हो जाएगी। ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना कम है, लेकिन कुछ फैक्ट्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ओडिशा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोंगरिया कोंथ। डोंगरिया कोंथ जनजाति कहाँ पे रहता है, तो ये नियमगिरी पहाड़ी, नियमगिरी पहाड़ी कहाँ है, ओडिशा में है, यहीं पे ये रहता है। कहाँ पे, नियमगिरी पहाड़ी पे। और ये क्या है, एक पीवीटीजी है, यानी प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिसको पहले क्या था, ये पीटीजी था, पहले ये पीटीजी था, लेकिन बाद में क्या हुआ, पीटीजी से 2006 में, ठीक है, ये बन गया क्या, प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है, इसको वीडियो में आप देख सकते हैं। मुंडा की बात करते हैं तो मुंडा मुख्य रूप से ये झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में रहता है। और संथाल की बात करते हैं तो संथाल जानते ही हैं कि संथाल कहाँ, तो ये झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्रों में आसपास रहता है। और राजमहल बंगाल, बिहार और ये भागलपुर के क्षेत्रों में इस तरह से देखने को मिलता है, झारखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसको मिलती है, तो भील का। और इसके बाद भील, उसके बाद क्या, तो गोंड, उसके बाद क्या है, भील, गोंड, उसके बाद संथाल है। ठीक है, इस तरह से प्रमुख 3 जनजाति, इसको याद रखना है, पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, और बोंडा की बात करते हैं तो बोंडा जनजाति भी क्या है, एक पीवीटीजी है, पीवीटीजी है, यानी प्राइमरी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी है, इसको भी ध्यान रखना है। और ये भी ओडिशा के ही क्षेत्र में रहता है। ओडिशा के कहाँ पे, ये मलकानगिरी हिल्स में रहता है, ये बोंडा रहता है कहाँ, ओडिशा में ही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पीवीटीजी टोटल है इसकी संख्या कितनी है, टोटल पीवीटीजी की संख्या कितनी है, 75 है। और 75 में से ओडिशा में कितने रहता है, तो इसमें ओडिशा में लगभग 15 रहता है, 15 पीवीटीजी ओडिशा में रहता है, ये भी ध्यान रखना है। यूपीएससी पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोंड जनजाति। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित था, तो इसका नाम है बासुकी इंडिकस। बासुकी इंडिकस कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंसेंट स्नेक स्पीसीज डिस्कवर्ड इन गुजरात डेट लिव्ड अंडर 47 मिलियन ईयर्स अगो, तो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, बासुकी इंडिकस। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ऐसा सांप पाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि यह गुजरात के कहाँ पे, कच्छ जिला में खोजा गया प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, बासुकी इंडिकस है। और इसकी यह सांप करीब क्या है, 4.7 करोड़ साल पुराना। बासुकी इंडिकस अब तक खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन सांप माना जाता है। और उसकी जो लंबाई है 49 फीट कम से कम था, और वजन 1000 किलो। और यह टी-रेक्स डायनासोर से भी बड़ा था। और बासुकी इंडिकस का होलोटाइप नमूना साल 2005 में कच्छ जिले के पंधारो लिग्नाइट खदान में यह मिला था। और देख सकते हैं कि समुद्र मंथन में भी बासुकी नाग का जिक्र उसमें किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे 50 क्वेश्चन का सेट नंबर 7 का डिस्कशन कर चुके हैं। और यह यदि इसका बुक अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो मार्केट से इसका खरीद सकते हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको है जो सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक अपडेट करके बनाया गया है। और इसमें टोटल 15 सेट करंट अफेयर्स का दिया गया है, और इसको हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि जो सेट में दिया गया है उसका डिस्कशन इस तरह से नहीं दिया गया है, जिस कारण से हम आपके लिए ऐसा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव उसमें खुले और पूरी कंसेप्ट को, पूरे क्वेश्चन को एक अच्छी लेवल से अंडरस्टैंडिंग मिले। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम एडुटेरिया ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडुटेरिया टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 1 से लेकर 5 सेट तक का PDF मिल चुका है, और आगे 5 से लेकर जब 10 तक कंप्लीट होगा वीडियो तो उसमें 5 सेट दिया जाएगा। ठीक है, इसको PDF पाने के लिए आप एडुटेरिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल का सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।